करना है हाइपर कंजुगेशन। ये भी एक इफेक्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इक्विवेलेंट टू रेजोनेंस ही है। देखो अभी तक आपने कौन कौन से इफेक्ट किए, एक किया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, या तो कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। कब इंक्रीज हो रही थी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था लाइक CH3 OCH3। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हो जैसे NO2 CN COOH तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। अब फिर हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही थी, मूवमेंट। और अब ये जो मैं करवाने वाला हूं कंसेप्ट आज का, इस नेम इज हाइपर कंजुगेशन। और इसको मैं अभी बोल देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं बाद में। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस देखेंगे, लेकिन जरा समझना एक चीज को, आपके इन तीनों इफेक्ट में रेजोनेंस इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है जो हम कर चुके हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक होता है। हाइपर कंजुगेशन इनके बीच में आ जाता है। अगर किसी जगह पर कोई मॉलिक्यूल तीनों चीजें शो कर रहा हो, हाइपर कंजुगेशन भी, रेजोनेंस भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी, तो जो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है वही चीज वहां पर आप शो करोगे कि मिस ये हो रहा है। बाकी चीज उसकी रिवर्स भी हो वो काउंट नहीं होंगी, उसका इफेक्ट काउंट नहीं होगा। किसका इफेक्ट काउंट होगा, जो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा हो वो भी लेते हैं यहां पर हम। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? मैं अब आपको भाई हाइपर कंजुगेशन समझाने से पहले, मतलब मैं आपको डेफिनेशन रटवा दूं, कोई बेनिफिट नहीं है। एक आप समझो, क्योंकि देखो आना तो आपके पास कंसेप्ट ही है, डेफिनेशंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो एक क्रैमिंग पोर्शन है, वो आप लोग जितना चाहो कर लो, लेकिन बात मेन होती है समझने की। हमारे पास जो मेन यूज है हाइपर कंजुगेशन का, वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और एल्कीन की स्टेबिलिटी, इन तीनों को समझाने के लिए आता है। किस किस की स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और तो भाई फ्री रेडिकल एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, कार्बोकटायन एंड फ्री रेडिकल्स। अब सबसे पहले मैं काम करता हूं, सबसे आसान, मतलब आसान तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ यूजफुल उसकी जो यूज है वो ज्यादा है +1 में भी और +2 में भी, और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, एल्कीन की स्टेबिलिटी। मैं देखो अब हाइपर कंजुगेशन को समझाऊंगा, मतलब क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, डेफिनेशन बाद में, जरा समझना। पहले मैं एक आपको दे रहा हूं क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, या बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आ सकता है, +2 में, कंपटीशन में आ सकता है। आपके पास दो एल्कीन दिए हुए हैं, एक एल्कीन ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है भाई, नाम बताओ इसका, ब्यूटवानिन। हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। और ये ब्यूटोइन। कोई बच्चा ऐसा है जो बता सके कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है और क्यों? तुक्का तो बड़ा आसान है मारना, 50% चांस हमेशा बनेंगे, कुछ भी बोल दो, बट वाई, विच एंड वाई? तो सुनो, ठीक है नहीं पता होगा क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, +2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज भी होगा। मेरी बात सुनो, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन समझने से पहले आप इनकी यूज समझ लो जो मेन है, क्योंकि डेफिनेशन बाद में और क्या क्यों हो रहा है वो भी कर लेंगे। ये आपके पास डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है, ठीक है, ये दोनों कार्बन जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। अब मेरी बात सुनो, जब ना आपके पास ये डबल बॉन्ड, इसके बाद ये जो कार्बन है, सुनो आप मेरी, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो यहां पर दो अल्फा कार्बन है और ये क्या है, एक सिंगल, यहां पर एक ही है बस, ये दो, तो आगे डबल बॉन्ड, ये आया अल्फा कार्बन। अब सुनो, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन भी होती है कि हाइपर कंजुगेशन कई जगह पर होती है, एल्कीन में कब होगी? एल्कीन में तब होगी जब sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ में
बिल्कुल साथ में sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। देखो आप पढ़ चुके हो, जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो उस कार्बन की जो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसके पास डबल बॉन्ड हो sp2 हाइब्रिड, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। ठीक, अब देखो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिड, ये कार्बन है sp3, ये दोनों sp2, ये sp3, ये sp3, और ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन के बाद जो कार्बन जो हाइड्रोजन है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा समझना, ये तो मैंने समझाया ताकि कोई आपसे पूछ ले कभी या कहीं आ जाए। इन रियलिटी जो समझना है आपको, ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है मींस कौन से कार्बन? वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली बिल्कुल, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इधर डायरेक्टली कौन से जुड़ा हुआ है? ओनली दिस। इस कार्बन को हम हाइपर कंजुगेटिव कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटिव कार्बन। और इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है मींस ये 3 हाइड्रोजन हैं, इन्हें हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन। और बस अभी सिंपल बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, फिर बताता हूं क्यों होगा ऐसा। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन होंगे एल्कीन उतना ही स्टेबल होगा। अब बताओ मुझे काउंट करके, ब्यूट 1 इन ए स्ट्रक्चर है, ब्यूट 2 इन सेकंड स्ट्रक्चर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं आया। ये बताओ इन दोनों में से किसके पास हाइपर कंजुगेटिव मींस हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन मोर नंबर में है? कितने? बी। ए के पास कितने हैं हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन? 2। वेरी गुड। और बी के पास 6। बिल्कुल सही बोला है। 3 and 3 6 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन आ गए। सबसे मेन बात समझने की यही है, हाइपर कंजुगेशन मतलब ठीक है, फिनोमेना है, समझाऊंगा मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी एप्लीकेशन होती है। साइंस का मतलब होता है वो कंसेप्ट कहाँ यूज होकर के क्या चीज कर रहा है, वो साइंस है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो जाए कंसेप्ट की। CH3 CH, चलो यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ, CH3, ये CH3 C, और इधर आपके पास यहाँ छोड़ा H ले लो एक, ठीक है, CH3, ठीक है। एक तो आपके पास ये हो गया। अब बताओ इसमें इस स्ट्रक्चर में कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन्स हैं? कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर? 13। एक मिनट गलती हो गई, देखो स्ट्रक्चर बनाने में ही प्रॉब्लम हो गई। पहली बात तो इसको मेरे को यहाँ बनाना था, गलती कर दी। ये है स्ट्रक्चर। अब बताओ कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास? 12। पक्का? सर 3 12। बताओ भाई। सॉरी 3 और 4 4 हैं। पक्का 4 हैं? या तो 4 या तो 3। 4 या 3 नमन? 4 हैं। 4 हैं देव, 4। चलो 2 11 4 मान रहा हूं मैं। तो देखो भाई इनके पास 3 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है उसके H को काउंट नहीं कर सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते। नो नो नो, देखो इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कंजुगेटिव, इसके पास 3 है, 3 हो गए। देखो भाई इसके पास 3 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है, ठीक। अच्छा ऐसे ही मैं ये ले लेता हूं आपके पास CH3 ये लो भाई। आप बताओ इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन हैं? ना सर मैं बताऊंगा 1। जल्दी बताओ भाई। 4। चलो भाई और बताओ। 4 नमन बस 4 हैं। चलो भाई तो देखो भाई काउंटिंग करने सीख लेते हैं।
इससे जुड़ा हुआ ये है 3, इससे जुड़ा हुआ ये है 4, इससे जुड़ा हुआ ये है 7, इससे जुड़ा हुआ ये है 10। तो उसके जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उस कार्बन के साथ जो जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो वो तो माने नहीं जाएगा, आप बताइए। क्या कौन से माने जाएंगे? जो कि जिस क्यों नहीं माने जाएंगे बताओ भाई। साइड अब देखो, एक तो आपने यहां ये स्टेबिलिटी कर ली एल्कीन की बाय द यूज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन। अभी मैं अब हाइपर कंजुगेशन का यूज करके ना इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेबिलिटी लूंगा वो लेने वाला हूं मैं कार्बोकटायन की। देखो, आपने पढ़ा होगा, अभी करवाया था मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में, वो कार्बोकटायन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कार्बोकटायन? जब आपकी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो क्या बनाए? कार्बन आयन। एक के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, वो क्या होगा? कार्बोकटायन। कार्बन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब सुनो, 3 टाइप के होते हैं कार्बोकटायन। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो भाई, CH3, CH2, CH2, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोकटायन। तो मैंने CH3 लिखा है यहाँ पर क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव बाहर चला गया। अब ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3, CH2, CH पॉजिटिव चार्ज और CH3। अब देखो, इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन। और लो भाई, एक तरीका ये भी है, CH3, C डबल बॉन्ड, CH3, CH3, ये कैसा हो गया? टर्शियरी कार्बोकटायन। अब सुनो, इसकी स्टेबिलिटी वैसे मैं आपको कर चुका हूं एक्सप्लेन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा? टर्शियरी वाली वरुण से बोल दिया है। क्यों? देखो, मैंने कहा था आपको, जैसे 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 चार्ज कम होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मेरी बात सुनो, ये आपने नहीं पूछा, अच्छी बात है, चलो उसमें बताना मेरे लिए पॉसिबल था भी नहीं कि CH3। अब यहां से मैं रेजोनेंस वाले कंसेप्ट पर आना स्टार्ट, सॉरी हाइपर कंजुगेशन वाले कंसेप्ट पर आना स्टार्ट करता हूं। देखो कैसे CH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो अब देखना। देखो मेरी बात सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसका मतलब क्या है? इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। कैसे वैकेंट? बताऊंगा आपको। देखो, कार्बन की क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? लास्ट में 2s1 2s2 और 2p2 2p2। फिर क्या हुआ था? यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया था कि नहीं? अब क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन कोई खींच लेगा कार्बन में से, कौन सा बाहर जाएगा? p में से, यानी कि एक ऑर्बिटल कैसा पड़ा हुआ है? वैकेंट। देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कहां से गया? ऑर्बिटल में से 3 थे ऑर्बिटल, x, y और z। अब मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक भर दिया मैंने सब में, ये खाली पड़ा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे हम? वैकेंट p ऑर्बिटल। और जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। अब देखो, इस कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये लो, इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है और इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब देखो होगा क्या, मेरी बात समझना। देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो जुड़ा है इसके साथ, इसके पास 3 CH बॉन्ड हैं। कौन से बॉन्ड है ये? सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होंगे। अब एक बात जरा समझना, देखो ये कम स्टेबल। अब देखो, पता है आपको टर्शियरी कार्बोकटायन स्टेबल है, जो समझाया था मैंने इंडक्टिव इफेक्ट वाला, वो कंसेप्ट गलत नहीं है।
बट ये कंसेप्ट बताएगा कैसे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं इसको पहले सबसे सिंपल यहां आता हूं। यहां पर CH कितने बॉन्ड है? 2। एक CH बॉन्ड ये आ गया, एक CH बॉन्ड ये आ गया। अब देखो उसको ऐसे लेना है, आपने जरा समझना कि ना, ये तो आ गया वैकेंट p ऑर्बिटल और ये कार्बन के 3 CH बॉन्ड आ गए। अब देखो इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पर कोई भी। क्या होगा, एक ये जो इलेक्ट्रॉन कोई भी एक बॉन्ड, एक CH वाला बॉन्ड इन तीनों में से, अब मेरी बात सुनो, ये तीनों बॉन्ड लगातार रोटेट करते रहते हैं। कैसे? ये कभी यहां, ये वाला ये कभी यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, फिर ये वाला यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा। मींस ये बॉन्ड लगातार इसके पैरेलल आएंगे यहां पर और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। क्यों डोनेट करेंगे? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। तो अब ये जरा समझना, ये जो ना एटम के अंदर जो कार्बन के CH बॉन्ड की रोटेशन है, मींस ये वाला बॉन्ड जो अभी यहां पर है, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये वाला यहां जाएगा। फिर जो ये यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां से यहां पहुंच जाएगा। और ये ना पता कितना स्पीड होता है? 1 सेकंड में 10 लाख टाइम्स इतनी स्पीड मूव होती है इसके मूव यहां से यहां घूमने की। तो इससे हुआ क्या, देखो बात सुन भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? वैकेंट p ऑर्बिटल, किसके? कार्बन के। यहां 3 बॉन्ड हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम कर देंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। अब देखो इसके सामने कितने बॉन्ड हैं? 2। एक यहां आया, फिर एक यहां आ जाएगा। यहां कितने हैं? 2 तो ये रहे और 3 ये रहे। यहां कितने हैं? देखो ये और ये 3 आए नहीं आए? अगर चलो इसको काउंट ना भी करो, 3 ये वाले 3 ये वाले, ऑल्दो यहां जुड़ा हुआ है CH3। अब देखो क्या होगा, ये CH, ये CH3, ये CH3, मींस कितने सारे लगातार इसके एक ही उसमें आएंगे डायरेक्शन में, तो इसको लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन देंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसे हम बोलते हैं, सुनो बात मेरी, सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई, इस सिग्मा CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसे क्या कहा गया? सिग्मा पाई कंजुगेशन। और कब हुई? जब आपके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या अगर बात करूं मैं अल्कीन की तो अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, मींस मल्टीपल बॉन्ड हो। हाइपर कंजुगेशन तभी पॉसिबल है या तो वैकेंट p ऑर्बिटल हो या फिर क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड आने पर भी क्या होगा? देखो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल कैसा रह गया? अनहाइब्रिड। sp2, देखो sp3 में क्या होगा? सभी पूरे हैं। sp2 में क्या होगा? एक ऑर्बिटल कैसा है? जो हाइब्रिड नहीं हुआ। sp में कितने आएंगे? 2। ठीक है। अब तीसरी चीज देखो भाई, मैं 2 कर चुका हूं अभी, चलो भी करते हैं बात इसके बारे में। अब देखो अगर आपको हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन समझनी हो, और वो लिखा हुआ नोट्स में समझनी हो, तो क्या हुआ? इट इज द डीलोकेलाइजेशन मींस मूवमेंट। डीलोकेलाइज मींस क्या होना है? मूवमेंट। इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन किसके साथ? वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में, या फिर अनसैचुरेटेड सिस्टम मींस मल्टीपल बॉन्ड के साथ में। इसे बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। जब वैकेंट p ऑर्बिटल हो और सिग्मा का CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट करे, इसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल्दो मैं फिर बताता हूं, डेफिनेशन से ज्यादा आपने जाना है कंसेप्ट के ऊपर। मैं 2 कंसेप्ट करवा चुका हूं, कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल है जिसके पास मोर हाइपर कंजुगेशन है, ये आएगा। दूसरा मैं करवा चुका हूं कौन सा कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, प्राइमरी सेकेंडरी या
टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है क्योंकि उसमें मोर हाइपर कंजुगेशन है, सेकेंडरी में उससे कम है और टर्शरी में सॉरी प्राइमरी में सबसे कम हाइपर कंजुगेशन है। इसके बाद तीसरा केस लेने वाला हूं जो आप कर चुकी हो, फ्री रेडिकल। व्हाट इज फ्री रेडिकल? देखो फ्री रेडिकल क्या होता है कि अच्छा हाँ, किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है फ्री रेडिकल? कवच में डबल बॉन्ड होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है आपका फ्री रेडिकल? कैसे? देखो भाई, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन ने, तो क्या बन गए? दो फ्री रेडिकल, C डॉट C डॉट का मतलब क्या हुआ? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब समझो बात मेरी, देखो इसमें हुआ क्या, दोबारा से हमारे पास फ्री रेडिकल भी तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ कौन सा फ्री रेडिकल आपको सबसे ज्यादा स्टेबल लगता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? प्राइमरी। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी कोई है? आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल क्या होता है? जब आपका कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, एक ले लिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन और जो बना इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। अब इसके साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये है प्राइमरी, इसके साथ जुड़े हैं डायरेक्टली दो कार्बन तो ये है सेकेंडरी, इसी के साथ जुड़े हुए हैं तीन कार्बन तो इसको बोलेंगे टर्शरी फ्री रेडिकल। ये बताओ कि सबसे स्टेबल कौन सा है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो चलो भाई मैं टर्शरी को ही सबसे स्टेबल करूंगा। क्यों? अब सुनो कैसे। देखो द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब P के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो चाहिए था ना, एक दे दिया। देखो ये क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास, एक दिया इसने, अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, यानी कि इसके पास जो p ऑर्बिटल है उसके पास अभी कमी है इलेक्ट्रॉन की। कितने की? एक की। ये लो, इसके पास भी कमी है इलेक्ट्रॉन की और इसके पास भी कमी है इलेक्ट्रॉन की। अगर ये कमी पूरी हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या होएगी? बढ़ेगी। जितनी कमी पूरी होएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर देखो कितने हैं हाइपर कंजुगेटिव? ओनली 3। ये तीन कभी कोई इलेक्ट्रॉन देगा। इधर से कितने हैं आपके पास? 6। यहाँ कितने हैं? 9। तो जैसे जैसे सी अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और यही है हाइपर कंजुगेशन का फंडा। अब मैं लास्ट में आ रहा हूं, इसको नोट कर लेना बाद में आप, लेकिन सुन लो पहले। What is hyperconjugation? Hyperconjugation is the delocalization of the sigma electron of the carbon hydrogen bond. कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। इसकी वजह से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी बताते हैं, इसकी वजह से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करते हैं। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, टर्शरी सबसे स्टेबल होगा और एल्कीन कौन सा स्टेबल होगा? जिसमें जितनी ज्यादा क्या होएगी? हाइपर कंजुगेशन। ठीक, अच्छा अब मैं बस लास्ट कंसेप्ट ले रहा हूं कि मैंने बात कही शुरुआत में, हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। वो क्यों कहता हूं मैं एल्कीन के केस से ही कर सकता हूं एक्सप्लेन, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। मान लो ये एल्कीन है आपके पास, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर आप CH लगा दो और यहां पर CH2 लगा दो। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था आपको? हाइपर कंजुगेशन होने के लिए क्या जरूरी है? अगर मल्टीपल बॉन्ड ले रहे हो तो जो कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, बिल्कुल उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, और उसके पास कुछ हाइड्रोजन भी होने जरूरी है। अगर मैं कहूं ना ये वाली केस कंडीशन हो आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये शो करेगा हाइपर कंजुगेशन? क्या ये शो करेगा? पक्का? क्यों? ये हाँ
इसके अंदर कोई हाइड्रोजन का हाँ, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है ये अल्फा कार्बन, पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, बट यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगी। अब सुनो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सुनो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, दो डबल बॉन्ड में क्या होएगी, रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा ये, रेजोनेंस, क्या होगा ये, रेजोनेंस। लेकिन इसमें फिर क्या होगा, फिर दूसरी बार में ये यहां पहुंचेगा, ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, ये मतलब तीन टूटेंगे। लेकिन एक बात, इसमें ना इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया, वो इसलिए कि जब टूट जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे करके, चार्ज क्या आएगा यहाँ पर, लेकिन ये H कहीं नहीं जाएगा, एक्चुअल में क्या होगा, वो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन हमेशा जुड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, इसीलिए रेजोनेंस तो हो गई, बट नो बॉन्ड रेजोनेंस, की कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, बट ये कहीं गया भी नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है हम, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और यही अब इसीलिए हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ हमारा हाइपर कंजुगेशन वाला कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया है, ठीक है।